जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज मैं बात करूँगा यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के हिडन सिलेबस जेम्स के बारे में। हिडन सिलेबस जेम्स, ठीक है। वे छिपे हुए पहलू जो आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं, जिस पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये इसका एहसास मुझे क्यों हुआ, मुझे 1 हफ्ते हो गए क्वेश्चन कराते हुए, ठीक है। तो जो लड़के गलतियां कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको मैं एनालाइज करके ये वीडियो बनाया, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट आप सबको पता होगा, मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो उस पर बात उसी के थ्रू मैं चलूँगा कि शायद कहीं न कहीं ये गलती आप लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। और इसको मैं 4-5 पॉइंट बने लिखे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। पहला है पिछली परीक्षाओं का पैटर्न और ट्रेंड एनालाइज, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, विषयों के परस्पर संबंध के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे परीक्षा की भाषा, कंप्रहेंसिव ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ क्लैरिटी, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपके अपडेट एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा रिपोर्ट्स और केस स्टडीज पे बात करेंगे। और कॉन्सेप्ट और मेमोराइजेशन, मतलब कि केवल रटने से काम नहीं चलेगा, इस पे भी बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और 7वां और लास्ट है आपका मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो आज का वीडियो इसी पे है। मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, ना मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ना मैं कोई नोट्स भेजता हूँ, ना मैं किसी संस्था से जुड़ा हूँ। ये मेरा शौक है, इट्स माय पैसन, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन ऑनलाइन डाल देता हूँ, बच्चे क्वेरी करते हैं तो बताते हैं। और 1 हफ्ते हो गए मेरे को लेते हुए क्लास यूट्यूब पे, वो भी फ्री, कोई पैसा नहीं, ठीक है। जो 1 हफ्ते में मेरे को रिजल्ट पता चला कि बच्चे जहाँ गलती कर रहे हैं, उसके आधार पर मैंने ये स्लाइड तैयार की हुई है। और इसी के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें कुछ जेम्स छुपे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। नंबर 1 ये है कि आप लोग अगर टीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पीजीटी के भी क्वेश्चन पेपर सिलेबस सॉल्व करने चाहिए। कारण मैं इसका ये बता देता हूँ आपको कि फॉर्म आपको पता ही कितने लाख पड़े हुए हैं, वैकेंसी कितनी, ये सबको पता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो अगर आप एग्जामिनर हो, अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना हो और भीड़ को छांटना हो, तो क्या करेंगे आप लोग? सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन घुमाएंगे, क्वेश्चन को टफ करेंगे, ये आपकी प्योरिटी होगी, तभी जाके उतनी भीड़ डिस्ट्रीब्यूट होगी, छटेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन कीजिए। मेरा ओपिनियन है कि अगर सेलेक्टर बना दिया जाता पेपर सेट करने के लिए, तो मैं इस टाइप का पेपर बनाता कि अधिकांशतः भीड़ उसमें छट जाए, ठीक है। और ये तभी होगा जब क्वेश्चन डेप्थ से पूछे जाएंगे, रटने वाले क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आज के मेन स्टार्टिंग यहाँ से है। पहला है कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर किसने किसने नहीं लगाए हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो सबसे पहले जाइए टीजीटी के भी पीजीटी के भी, आपके जो भी सब्जेक्ट के पेपर हैं पिछले साल के, मैक्सिमम 10 साल का ले लीजिए, उसको पक्का सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसको सॉल्व करने से क्या होगा, जब आप पेपर का एनालाइज करेंगे एक जगह बैठ के, तो उसमें देखेंगे कि बहुत से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन से एनालाइज करेंगे आप 10 सालों का, तो कुछ टॉपिक आधिकारिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते, लेकिन क्वेश्चन पक्का जनरेट हुए हैं उससे। मैं रिलेट करता हूँ अपने सब्जेक्ट से कि स्पोर्ट्स में रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं खेल मनोविज्ञान के। सेम इसी तरह अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट का एनालाइज करेंगे
तो आप लोग पकड़ लेंगे आराम से। ठीक है, तो इस पे काम कीजिए। और इसको सॉल्व करने का, इसको पकड़ने का अच्छा तरीका है ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। ठीक है, ये वीडियो पक्का देखिएगा। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ कि, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन थे तो उसका उत्तर भी देना जरूरी था। वीडियो पक्का देखिएगा और जिस जर को ज़रूरत है उसको पक्का शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के टॉपिक 2 पे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, विषय का पारस्परिक संबंध होता है। केवल एक विषय से काम नहीं, उसके आपस में इंटरलिंकिंग होती है। ठीक है, परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो उससे अधिक विषयों को ज्ञान जोड़ते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से लिंकिंग होती है उनकी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं फिजिकल एजुकेशन का हूँ, आई एम फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन, तो मैं अगर फिजिकल एजुकेशन का हूँ तो जो मैंने एनालाइज किया है कि फिजिकल एजुकेशन मांसपेशियों का वर्क प्रणाली, मांसपेशियों की कार्य प्रणाली, मसल फंक्शन का संबंध आपका बायोलॉजिकल भी है और बायोमैकेनिक्स भी है। मस्कुलर फंक्शन का, मसल फंक्शन का जो संबंध बायोलॉजी से भी है और बायोमैकेनिक्स से भी है। सेम इसी तरह आपके सब्जेक्ट का भी इंटरलिंकिंग होगी। ठीक है, अब चलते हैं और इसको पकड़ने के लिए क्या है कि हर टॉपिक के क्वेश्चन को समझे, अलग अलग विषयों के बीच संबंध को पहचाने। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे आप इसको। अब चलते हैं मेन, इसकी हेडिंग 3 नंबर पर चलते हैं। परीक्षा में भाषा की समझ इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में भाषा की समझ इंपॉर्टेंट है, वो आपको विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं देते चला जाता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार प्रश्नों को जटिल बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, टर्मिनोलॉजी उपयोग करता है। कई बार प्रश्नों को कठिन बनाने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करता है। जैसे स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी होती है, सेम इसी तरह आपके सब्जेक्ट की भी होगी। ठीक है, इससे प्रश्न क्या होते हैं, कठिन हो जाते हैं। होते नॉर्मल वही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अगर भाषा की पकड़ अच्छी नहीं है तो प्रश्न आसान भी मुश्किल लगेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं फिजिकल एजुकेशन से बात करता हूं तो प्रिपरेशन एक अर्थ है, प्रोप्रिएशन, जिसका अर्थ होता है बिना उसे संबंधित हल करना कठिन हो सकता है। एक टर्मिनोलॉजी प्रिपरेशन, इसका मतलब होता है कठिन, समय और। ठीक है, अगर इसका आप समझेंगे नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। आप सोचेंगे केवल एक ही वर्ड, एक वर्ड नहीं है। ठीक है, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिलेंगी आप लोग। इसका अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपका सिलेबस में भी पकड़ लेता है और टर्मिनोलॉजी भी पकड़ लेता है, तो आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस टाइप के अप्रोच आप पक्का पकड़िए, आपके की पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़िए। अब चलते हैं आपका, कुछ लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स नहीं आता। जाहिर सी बात है कि सिलेबस में नहीं होता, लेकिन ये कौन कह देता है कि सिलेबस में नहीं है, करंट अफेयर्स है। 21 का ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप तो लक्ष्मण पुरस्कार के बारे में बात हुई थी रिसेंटली, जिसको मिला था। ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए करंट अफेयर में कहां कहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट से देख लीजिएगा। खेलों, शिक्षा, नीतियों में बराबर बदलाव होते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स रूल्स या शिक्षा जो भी हो, उसमें रूल्स चेंज होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, NEP 2020, क्वेश्चन ये जनरेट हो सकता है NEP 2020 क्या है, इसके विषय में बताइए। तो शारीरिक शिक्षा को लेकर इसके बदलाव क्या हुए हैं, ये क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट में है ये। ठीक है, उसके बाद आपके ओलंपिक्स गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी परीक्षा में आ सकता है। सेम उसी तरह आप लोग अपने सब्जेक्ट के भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार आपको इस चीज़ में बताया जाए, इसलिए आगे बढ़ते हैं।
डेटा रिपोर्ट्स और केस स्टडीज़ महत्व है, बहुत महत्व है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हार्डली आधा घंटा लगता है, ठीक है। डेटा रिपोर्ट और केस स्टडीज़ का महत्व अगर देखेंगे आप तो इसमें अगर पाएंगे आप, ठीक है, जैसे परीक्षा में डेटा पूछे यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर पूछे जाएंगे आपके साथ। जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेम उसी तरह आपके यहाँ कुछ होगा आपके सब्जेक्ट में, उससे सवाल सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हेल्थ से पूछे जा सकते हैं, हेल्थ के इशूज़ पूछे जा सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा डेप्थ में जा सकते हैं। तो इस तरह के और बेसिकली इसका जो स्पोर्ट्स हेल्थ से जुड़ी रिपोर्ट्स और उनके मुख्य बिंदु पर काम करिए आप। सेम इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ओवर मेमोराइजेशन। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, ये सबके लिए है। केवल रटने से आप सिलेबस तो कवर कर लेंगे, ठीक है, रट रट के सिलेबस तो कवर कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्चुअल, उसमें आप फंस जाएंगे। तो केवल रटिए मत। परीक्षा में सीधे सवाल नहीं होते बल्कि घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको पास नहीं होना, मेरिट में लिस्ट बनाना है। केवल रटे हुए उत्तर सही करना मुश्किल हो जाता है। केवल अगर रटे हुए क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टिल्ट हुआ तो आप लोग फंसेंगे, इसलिए डेप्थ पकड़िए, ठीक है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए, उनसे पूछिए कि सर मुझे इसको डेप्थ में जानकारी चाहिए। केवल MCQ क्वेश्चन मत पढ़िए, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को गहराई समझें और उसके व्यवहारिक उदाहरण को समझें, ठीक है। व्यवहारिक उदाहरण, फैमिलियर एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगर आप लोग होम साइंस से होंगे तो विटामिन आता होगा, तो अगर खाना बनाते समय देख सकते हैं कि ये सब्जी में बना रहा हूँ, इसमें क्या पड़ रहा है, कौन से विटामिन मिलेगी, खाना खा रहा हूँ, खाना मुंह से जा रहा है, किस किस अंग से होते हुए जा रहा है, डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इसको भी आपको व्यवहार में रिलेट कीजिए इसको, ठीक है। इस टाइप के पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में भूलेंगे भी नहीं आप लोग, नहीं तो केवल रटते जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन टिल्ट हुआ और आप फंसेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। परीक्षा का टाइम आपको पता है 2 घंटे का होता है, मैं तो ये कहता हूँ 1 घंटे 45 मिनट का होता है। 15 मिनट मैंने एग्जामिनर को दिए, जो आपका रोल नंबर चेक करेगा, आपके बैठने की जगह चेक करेगा, ये इस टाइप की जो चेकिंग करती है, 15 मिनट उनके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाकर अपने कमज़ोर जो आपका वीक स्ट्रेंथ है उस पर काम कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा ये पोर्शन वीक है, ठीक है। और मॉक टेस्ट में अभी के जो रूल्स जो मैं समझ रहा हूँ जिस पे आप लोग तैयारी करनी चाहिए, एक तो रिलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग टाइप के, मैचिंग द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टाइम टेकिंग है और ये आएंगे ही आएंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ 3 4 5 क्वेश्चन ये रीजनिंग के मैच द फॉलोइंग आने ही आने, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और इनका अभ्यास, और हर हफ्ते 2 फुल मार्क टेस्ट पक्का लगाइए, ठीक है। और हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स करें ताकि असली परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। तो इस पे काम कीजिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो टेस्ट में ले रहा हूँ, शाम को डालता हूँ क्वेश्चन, बहुत लड़के बहुत अच्छी तैयारी में है, वो हम लोग से भी अच्छा नॉलेज है उनको, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी डरिए मत, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप लोग कर सकते हैं, ये मुझे भी विश्वास है कि आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा स्मार्ट पढ़िए, ठीक है। उन चीज़ों को गहराई से समझिए और वो चीज़ भी चेक करिए जो आपके सिलेबस में है लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण तैयारी के लिए पूरी मॉक टेस्ट लगाइए, प्रश्न पत्र देखिए पूछा पीछे वाला, और इंटरसेप्टली जो होता है कंबाइन करके चलिए संबंधों को,
सब्जेक्ट के संबंधों को कंबाइन करके चलिए, ठीक है। तो ये छोटा सा क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन इसमें कोई चीज़ छोड़ने लायक नहीं थी मेरे हिसाब से। तो आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और स्मार्ट मेहनत कीजिए, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी और सही रणनीति यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपको सफल कर देगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। अपने गुरु पे संदेह बिल्कुल मत कीजिए और अपनी मेहनत कीजिए। गुरु ज्ञान दे सकता है, गुरु किसी सफलता के लिए कारक नहीं हो सकता। सफलता के लिए आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, उधर से बिल्कुल भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं बचा। क्योंकि मेरा जो मानना है, कोचेज़ एंड वॉचेज़ आर नॉट पैरेलल। हम लोग स्पोर्ट्स में जब हम लोग यंग थे, जब हम लोग खेल रहे थे, तब की हमारे कोच ने बोला था कि कोचेज़ एंड वॉचेज़ आर नॉट पैरेलल। तो उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है आज हमारे पास जो भी है। बस एक चीज़ यही समझ लें कि 10 कोच होंगे या 10 गुरु होंगे और 10 घड़ियाँ होंगी, कभी भी समय उनका एक साथ नहीं चलता। कुछ माइक्रो सेकंड अंतर होगा, कुछ मिनी सेकंड अंतर होगा ज़रूर। सेम उसी तरह 10 कोच होंगे, 10 गुरु होंगे, उनके सिखाने का तरीका, उनके समझाने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, कहीं चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी मेहनत स्मार्ट तरीके से कीजिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो में डालता रहता हूँ।